है। ये पूरी गेम हमारी ये है, ठीक है, कि हमने किसी तरीके से इसको कंट्रोल करना है, इससे हमने अपने काम करवाने हैं, इसको हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है, प्रोग्राम करना है। तमाशा स्टार्ट हुआ जब मतलब हार्डवेयर डेवलप हुई, कब डेवलप हुई, कंप्यूटर्स कब डेवलप हुए, हार्डवेयर कब डेवलप हुई, ये सही मानों में 1940s में काम शुरू हुआ, जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, और 50s में इसमें तेजी आई। तो 40s और 50s के अंदर कह लो कि कंप्यूटर हार्डवेयर डेवलप हुई ना। तो 1940s एंड 1950s वाज व्हेन कंप्यूटर हार्डवेयर ही कहूँगा, हार्डवेयर वाज मेड। अच्छा, अब जब हार्डवेयर बन गई है तो अब उससे काम करवाना है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो uh, इसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देते थे? तो एट दैट टाइम इंस्ट्रक्शंस, या इंस्ट्रक्शंस कहूँगा या प्रोग्राम कहूँगा, एक ही बात है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। तो एट दैट टाइम इंस्ट्रक्शंस वर रिटन इन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज ये थी कि जो हार्डवेयर जो जबान समझती थी उससे उस जबान में बात करते थे। हम जो इंस्ट्रक्शंस देते थे वो हार्डवेयर को उसकी जबान में देते थे, उसकी जबान को मशीन लैंग्वेज कहते थे, ठीक है। विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, ऐसी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन मशीन लैंग्वेज वाज बाइनरी लैंग्वेज कंटेनिंग जस्ट जीरोस एंड वंस। आजकल के ज़माने में हर कोई जानता है ये चीज़ें। तो आजकल के ज़माने में हर कोई जानता है कि कंप्यूटर बाइनरी पे चलता है, कंप्यूटर 0-1 पे चलता है, लेकिन ये नहीं जानता है कैसे चलता है, क्योंकि वो तो हम तो उससे दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं ना, 0-1 वाली दुनिया से। सारा दिन 12 घंटे भी कंप्यूटर पे काम करते रहो तो तुम 0-1 को नहीं टच करोगे कहीं पे, तुम समझ नहीं आएगी कि 0-1 कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि हम बहुत आगे चले गए। तो उस वक्त जब ये काम स्टार्ट हुआ तो प्रोग्रामर्स जो हैं जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस देनी थी वो मशीन की ज़बान में देते थे, जीरोस और वंस की ज़बान में देते थे। तो ये ज़ाहिर बात है, इनको कहते थे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस, ठीक है। मतलब लैंग्वेजेस तो कोई नहीं थी, ये मशीन लैंग्वेज थी, लेकिन बाल फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो प्योर मशीन लैंग्वेज थी। ज़ाहिर बात है, इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। मतलब अगर तुम 0-1 के अंदर तुम्हें मैं कहूँ कि एक फिक्रा लिख के दिखाओ, माई नेम इज चौधरी एहसन, तो वो 0-1 की जबान में लिखने का मतलब है कि मतलब तुम आधा सफा भर दोगे कॉपी का, सिर्फ वो एक सेंटेंस लिखने के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें पता है कि कैसे लिखना है, लेकिन बस जब कॉन्सेप्ट को समझोगे वो कितना ज़्यादा मुश्किल होएगा। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस चली 40s 50s में, कुछ ज़्यादा नहीं चली। uh, तो दीज वर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू वर्क विद, ठीक है। मतलब प्रोग्रामर कैसे इसके अंदर काम करे, नहीं कर सकता था। तो जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस डेवलप हुई, सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड, और इनको ये बेसिकली असेंबली लैंग्वेज है। ये तुम एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कभी ना कभी जरूर पढ़ोगे। अगर तुम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा असेंबली लैंग्वेज से पाला जरूर पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज से नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि वो अब नहीं, उसका वो बहुत पीछे रह गई है। मतलब वो उसमें उस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। असेंबली लैंग्वेज क्या थी? असेंबली लैंग्वेज ये थी कि ये जो प्योर मशीन की ज़बान में बात करनी थी, यानी इंस्ट्रक्शंस जो आपने प्योर 0-1 में देनी थी, इसको एक लेवल ऊपर ले गया। इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो न्यूमोनिक्स है। न्यूमोनिक स्पेलिंग देख लेना बुक से, गलत नहीं है लेकिन देख लेना। तो जो एक लेवल ऊपर गए उसमें हम न्यूमोनिक्स इस्तेमाल करते थे। न्यूमोनिक्स में बेसिकली सिंबॉलिक कोड्स आ गए कुछ, ठीक है। सिंबॉलिक कोड्स मैं बताता हूँ भी क्या मतलब है। सिंबॉलिक कोड्स आ गए। तो असेंबली लैंग्वेज के पीछे बेसिक मोटिवेशन ये थी कि असेंबली लैंग्वेज चलती किस तरह थी, कि असेंबली लैंग्वेज कंसिस्टेड ऑफ न्यूमोनिक्स, ये सिंबॉलिक कोड्स थे।
सिंबॉलिक कोड्स। बट मतलब अब ये बात समझाना मुश्किल है कि असेंबली लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज ही, वो एक्चुअली मशीन लैंग्वेज ही थी, लेकिन उसने सिर्फ ये किया कि वो जो 0 1 वाली दुनिया चल रही थी उसको थोड़ा सा इंग्लिश के कोड्स में कर दिया, ठीक है ना। मतलब इट रिप्लेस्ड द लॉन्ग 0 1 बाय सम कोड्स। बड़ा मुश्किल है इसको समझाना, जब तक इसको बंदा पढ़े ना। आ, ये यहाँ से भी बिल्कुल नामुमकिन है समझाना। अगर आप एक मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम देखो तो वो इस तरह लिखा होएगा। अगर आप एक प्योर मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम देखो तो वो ऐसे लिखा होएगा, ये 4 5 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। अब ये बाइनरी लिखी हुई है, ये 0 1 लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने मिड से पहले हेक्साडेसिमल पढ़ी थी, तो उसमें आपने पढ़ा था कि हेक्सा का एक डिजिट जो है वो 4 बिटें होता है। तो इसको हम सिर्फ समेटने के लिए लिखते हैं, जगह बचाने के लिए लिखते हैं बस इस तरह से। अगर करना हो तो कैलकुलेटर खोलो और उसमें ये सारा कुछ मैंने आपको पहले दिखाया था, हेक्सा में उसको पेस्ट करो और तो ये बाइनरी उसकी सामने आ जाती है। तो बहरहाल ये एट द एंड ऑफ द डे 0 1 की जबान में बाइनरी लिखी हुई है। अब अगर इसको तुम कमांड को असेंबली लैंग्वेज में देखो तो ये कमांड कुछ इस तरह की होगी। इनफैक्ट उसने पता क्या किया, उसने ये पूरा प्रोग्राम ही ऐसे लिख के दिखाया, ठीक है, कि ये अगर मैं 5 इंस्ट्रक्शंस लिखूं तो ये ऐसे बनती हैं। अब देखने में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है कि ये बाइनरी है और ये मतलब उसकी वो निमोनिक्स के साथ लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली फ़र्क बहुत ही कम है। टेक्निकली सिर्फ ये फ़र्क है, और ये बड़ा गलत तरीका है समझाने का, लेकिन अगर ये बाइनरी लैंग्वेज में एक कमांड थी, तो असेंबली ने सिर्फ ये किया कि इसके हिज्जे कर दिए। हिज्जे इस तरह कर दिए कि इसने कहा कि अच्छा यार, ये अगर 5, अगर 1 0 0 1 लिखा हुआ है तो इसको मैं LD लिख लूंगा, अगर ये लिखा हुआ है तो इसको मैं R5 लिख लूंगा, और अगर ये बाकी कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो इसको मैं R7 लिख लूंगा। ये सिंबॉलिक कोड्स का मतलब होता है, ये सिंबॉलिक कोड्स होते हैं। उसने बाइनरी ही रखी है बाइनरी है असेंबली लैंग्वेज की, लेकिन उसके पीछे कुछ थोड़े से उसने कोड्स लगा दिए कि प्रोग्रामर बजाय इसके कि ये लंबा चौड़ा 1 0 लिखे, वो ये छोटी सी इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिख सकता है, LD R5 R7। तो असेंबली लैंग्वेज इसेंशियली रही मशीन लैंग्वेज ही, लेकिन बस ये हुआ कि उसमें कुछ कोड्स लग गए जिससे प्रोग्रामर की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई, लिखना आसान हो गया। तो इसको आपने दीज वर कॉल्ड सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस। स्टिल हम 1950s 60s के अंदर ही हैं इसके हिसाब से। अब असेंबली लैंग्वेज के साथ आपको एक असेंबलर चाहिए था। असेंबली लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एन असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर इज अ प्रोग्राम which translates assembly language programs into machine language। ये बात डन है, ये 1940 से लेके आज तक ये बात डन है कि हार्डवेयर के ऊपर, सीपीयू के ऊपर सिर्फ प्योरली 0 1 चलता है, दैट्स इट। इसके अलावा सीपीयू कुछ नहीं कर सकता। तो जब आप 0 1 की जबान में लिखते थे तब तो ठीक था। अब अगर आपने निमोनिक्स की जबान में लिखना शुरू कर दिया है तो उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है बाइनरी के अंदर, ताकि सीपीयू चला सके। उन ट्रांसलेटर्स को असेंबलर्स का नाम दिया गया, ठीक है। तो साथ साथ असेंबलर्स भी डेवलप हुए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स थे, जो उसको कन्वर्ट कर रहे थे। तो जो बात मैं समझा नहीं पा रहा ना, वो ये है कि ये दोनों तकरीबन एक ही हैं, बिल्कुल एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड जनरेशन आती है, जिससे जहां से तुम वाकियत रखते हो, जिसको तुम हाई लेवल लैंग्वेजेस कंसिडर करते हो। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस बनती हैं जो के हिसाब से चलने को मैं चाहिए। ये हमारी उसकी बात हुई, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज असेंबलर्स आपको पता होने चाहिए क्या है। लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये भी जिक्र कर देता हूँ। ठीक हो।
ठीक हो गया। तो फिर हम फिर इवेंचुअली दुनिया जाती है थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस की तरफ। इनके पीछे मोटिवेशन ये होती है, बहुत आसान लफ्जों में मोटिवेशन ये थी। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस करना ये चाह रही थी कि अभी तक जो पहली दो जनरेशन थी, फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों कंप्यूटर से कंप्यूटर की ही जबान में बात कर रही थी। उसमें कुछ चेंज नहीं आया था, हम अपनी जबान में नहीं उससे बात कर सकते थे। इसीलिए इनको दोनों को लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। यानी ये जो मशीन और असेंबली है, इनको मिला के लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली आप कंप्यूटर से कंप्यूटर की ही जबान में बात कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जो है वो कम्प्लीटली इस आइडिया को बदलती हैं और वो कहती है कि हम इंग्लिश में बात करेंगे, उर्दू में बात करेंगे, कोड लिखेंगे। तो बेसिकली वी विल राइट कोड इन इंग्लिश, उर्दू, वट एवर जो भी लैंग्वेजेस हैं, uh, उसके वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए हम कोड लिखेंगे, प्रोग्राम्स लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। अब जाहिर बात है, ये तो बिल्कुल एक दुनिया ही बदल गई है कि हम उसको इंग्लिश में अगर कमांड देना शुरू करते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जब तुम घर बनाते हो, तो घर तुम ईंटें लगा के बनाते हो। एक दीवार खड़ी करनी है तो तुम ईंटें खरीदते हो बाजार से और ईंटें जोड़ जोड़ के दीवार बना दो। अब अगर एक एक घर बनाने का तरीका ये है, एक तरीका ये है कि तुम्हें कहा जाए कि ईंट भी खुद बनाओ, हर चीज तुम खुद बनाओ। तो अगर तुम ईंट भी खुद बनाओगे तो तुम एक एक इंस्ट्रक्शन दे के पहले एक ईंट तैयार करोगे, फिर वो ईंट जोड़ जोड़ के उससे बिल्डिंग तैयार करोगे। ये वाला तरीका है ना कि ईंट भी खुद बनाओ, ये लो लेवल लैंग्वेजेस का है कि हर चीज हाथ से खुद करनी होती है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस में काम ये था कि हमारे पास प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल थे, ईंटें अवेलेबल थी, प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स वर डेवलप्ड टू बी रीयूज्ड। हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स बना के दे दिए गए कि प्रोग्रामर के, हमें ये पता है कि प्रोग्रामर्स ने ये इस्तेमाल करने ही करने हैं, उनको जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो बजाय इसके कि वो 100 इंस्ट्रक्शंस लिखें असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में एक ईंट बनाने के लिए, और हर दफा वो 100 इंस्ट्रक्शंस रिपीट करें, हमें उनके लिए एक कंस्ट्रक्ट बना के दे दिया गया कि भाई तुम ये लफ्ज लिखोगे तो वो पीछे 100 इंस्ट्रक्शंस चल जाएंगे। मेरा ख्याल है यहाँ से ये बात भी समझ आना जरूरी है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल दिस। ट्रांसलेट करेगा कौन भाई? वो जो एक हमें लफ्ज दे दिया गया और हमें कहा गया कि इसके पीछे ईंट खुद ब खुद बन जाएगी, तो उस लफ्ज को ईंट में ट्रांसलेट करने के लिए तुम्हारे पास कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स थे। आई थिंक, नहीं, आई एम प्रीटी श्योर कि ये कंपाइलर्स पहले आए थे और इंटरप्रेटर उसके बाद डेवलप हुए थे। दोनों सेम है, मतलब दोनों एक्चुअली हमारे लिए दोनों सेम है क्योंकि दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर रहे हैं। टेक्निकली फर्क है थोड़ा सा। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जो 1960s 70s में चली बहुत ज़्यादा, वो कोबोल, फोर्ट्रॉन वगैरह थी। कोबोल थी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लॉजिक, कुछ ऐसा इससे बनता था। और फोर्ट्रैन थी फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। याद रहे, ये अगेन हम हैं 60s 70s के अंदर तकरीबन। तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते, वो 80s के अंदर आए हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सबसे पहले की दुनिया है जो आपने मैंने नहीं देखी। तो उस टाइम पे जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर जो आई जिन्होंने थोड़ा प्रोग्रामर की जिंदगी को आसान किया, वो कोबॉल, फोर्ट्रॉन, इस तरह की चीजें थी। ठीक है, और भी थे, और भी थे। ये एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मतलब ये समझाया जा सकता है एक्चुअली ना। अब ये कॉन्स्ट्रक्ट है, ये कॉन्स्ट्रक्ट है, इसको जरा पढ़ो कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि शिपिंग चार्जेस में ऐड करना है, क्या है, अच्छा, प्राइस, प्राइस और शिपिंग चार्जेस को ऐड करना है, एंड असाइन टोटल कॉस्ट द वैल्यू ऑफ फलाना। यानी इन दोनों को ऐड करके जवाब डालना है टोटल कॉस्ट में। इसको आप छोटा करके भी लिख सकते थे, लेकिन बहरहाल ये इस तरह। आजकल आप कैसे लिखते हो? आजकल आप प्रोग्रामिंग में लिखते हो टोटल कॉस्ट इक्वल टू वैल्यू, सॉरी, इक्वल टू प्राइस
प्लस शिपिंग चार्जेस सेमी कोलन। लेकिन उस वक्त कोबॉल वगैरह में आप इस तरह से लिख रहे थे, लिटरली इस तरह से कमांड लिख रहे थे। अब ये डेफिनेटली थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। अगर आपने ये काम मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में करना होता तो ये काम ऐसे होता, मूव R1 shipping charges, move R2 price, add R1 R2, ये भी एक रोल है कि वो दोनों को ऐड करना और फिर वापस मूव करवाते टोटल में R1 की वैल्यू। ये 4 लाइनें असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में वो काम करती जो वो एक छोटी सी इंग्लिश में पढ़ने वाली लाइन सिंपल सी जो समझ भी आ रही है। ये तो किसी को समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, मतलब ये प्रोग्रामर को समझ आएगी और तो किसी को नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। तो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस की मोटिवेशन थी कि इट यू गिव द प्रोग्रामर सिंपल इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको वो पढ़ भी सकें और वो काम कर सकें। और इससे ज़रा बात आगे भी चलती है ना, कि बजाय इसके कि हर दफ़ा वो बैठ के ईंटें ही बनाते रहें, मतलब एक 2 रकमों को जमा करने के लिए वो 4 लाइनें लिख रहा है बेचारा, तो वो फिर ईंटें ही बना रहा है ना, तो वो बड़ी बिल्डिंगें नहीं बना सकेगा कभी, क्योंकि उसका सारा टाइम और मेहनत जो है वो ईंटें बनाने में लग गई। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस ने तुम्हें इनेबल किया कि वो ईंटें तुम्हें बनी बनाई देते हैं और तुमसे कहते हैं कि अब तुम्हारी इमेजिनेशन है कि तुम कितना बड़ा घर बनाते हो, कितनी बड़ी इमारत बनाते हो। यहाँ से काम अब बहुत तेज़ हो जाएगा, बस यहाँ से काम अब वो है जो आपका चलना शुरू हो गया। तो यू शुड नो अबाउट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, व्हाई यू नीड देम। यू शुड नो कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं। पूरी जो इसकी मोटिवेशन थी वो नेचुरल लैंग्वेजेस की तरफ जाने की थी। 2 मोटिवेशंस थी एक्चुअली इनके ऊपर ना, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के ऊपर। 2 काम ये अचीव करना चाहते थे। नंबर 1 ये था कि मूव टूवर्ड्स नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज वो है जो हम बोलते हैं, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। तो ये इतना आसान कर देना चाहते थे प्रोग्रामिंग को कि ये नेचुरल, मतलब हम बस इंग्लिश उर्दू में लिखेंगे कमांडें और वो चलनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये था कि मशीन इंडिपेंडेंस चाहते थे। दोनों गोल्स पता नहीं अचीव हुए हैं या नहीं, तुम खुद ही हिसाब लगाना। मशीन इंडिपेंडेंस ये थी कि जो कोड मैं लिखता था ना और मैं अपनी मशीन पे चलाता था, अपनी हार्डवेयर पे चलाता था, अगर वो कोड उठा के मैं तुम्हें दे दूं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारे पास चल पाए, क्योंकि तुम्हारे पास जो नीचे हार्डवेयर लगी हुई है वो कुछ और है, मेरे पास हार्डवेयर जो लगी हुई है कुछ और। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 पहियों वाला कंप्यूटर है, तुम्हारे पास 4 पहियों वाला कंप्यूटर है, मुझे नहीं पता। तो जो कोड 3 पहियों वाले पे चल रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो 4 पहियों वाले पे चलेगा, और नहीं चलता था, बल्कि अब भी नहीं चलता एक्चुअली बहुत हद तक। मतलब तुम एक विंडोज़ की मशीन जो जिसमें इंटेल का प्रोसेसर और मदरबोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर जो कोड चल रहा है वो एप्पल मैकिन्टॉश के ऊपर नहीं चलेगा। तुम जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो 2 अलग-अलग बटन बने होते हैं कि एप्पल वाला इधर जाए और विंडोज़ वाला इधर जाए। वजह क्या है? क्योंकि सेम सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, नीचे मशीन इंडिपेंडेंस नहीं है। तो मशीन इंडिपेंडेंस तो अभी भी तकरीबन 100% नहीं आई, लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही। अब मेरा नहीं ख्याल आप इसके ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरफ तो हम बिल्कुल ही नहीं जा सके। वो इसलिए नहीं जा सके कि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर आप एक सेमीकोलन भी अगर छोड़ दो, छोटे छोटे लफ्ज को बड़े में लिख दो, कुछ भी कर दो इस तरह का, तो वो तो नहीं चलता। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में तुम 1000 गलतियां भी करो तो अगले को समझ आ जाता है क्या हो रहा है। तो दीज आर 2 थिंग्स व्हिच आर स्टिल काइंड ऑफ इन प्रोग्रेस, ये चल रही हैं अभी। तो वी हैवंट मूव टुवर्ड्स नेचुरल लैंग्वेजेस, हम अभी भी फॉर्मल लैंग्वेजेस में हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, स्ट्रिक्ट हैं, सेमीकोलन लगाओगे तो चलेगी वरना नहीं चलेगी। अगला टॉपिक ही मशीन इंडिपेंडेंस है, काफ़ी हद तक हमने इस पर बात कर ली है। ये हिस्सा पढ़ो ज़रा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था एक्चुअली, ये हिस्सा है। द फैक्ट दैट थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस फेल शॉर्ट ऑफ द ट्रू मशीन इंडिपेंडेंस इज एक्चुअली ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस फॉर 2 रीजंस। एक्चुअली हम मशीन इंडिपेंडेंस नहीं कर पाए, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस एक्चुअली मशीन इंडिपेंडेंस अचीव नहीं करते, आज की दुनिया में भी नहीं अचीव कर पाए।
तो लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रही है 21वीं सदी में। पहले हम समझते थे 80s में 90s में कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रही। उसकी वजह बता रहा है कि बेसिकली वो ये है कि फर्स्ट वी आर क्लोज इनफ। वो कहता है कि प्रोग्रामर बहुत करीब आ चुका है, मतलब प्रोग्रामर की जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है कि उसने स्क्रैच से ए टू जेड डिफरेंट कोड लिखना है। उसने जस्ट एज एन एग्जाम्पल, गलत एग्जाम्पल है कि मैंने अगर एक एप्लीकेशन बनाई है, लिखी है, तो मुझे उसका पूरा दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा एप्पल पे चलाने के लिए। उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, कंपाइलर डिफरेंट लगाना पड़ेगा और वो चल पड़ेगी। तो वो कहता है कोई इतना डिफरेंस नहीं रह गया। एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि मशीन इंडिपेंडेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। हम उससे ज़्यादा बड़े गोल्स आ गए हैं जिसकी वजह से हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो यार ये टॉपिक ज़रा मज़ेदार सा है कि मशीन इंडिपेंडेंस अचीव हुई है या नहीं। एक्चुअली टेक्निकली नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई। ठीक है, और होएगी नहीं, होएगी भी नहीं, क्योंकि जिस तरफ डेवलपमेंट जा रही है सारी, वो इस तरफ नहीं जा रही कि वो मशीन इंडिपेंडेंस करे। डिफरेंट हो गया काम, हम मोटिवेशन कुछ और हो गई है। तो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस की कहानी थी। हम अभी भी थर्ड जनरेशन पे ही हैं मेरा ख्याल है, काइंड ऑफ। आई थिंक आई स्टिल थिंक हम थर्ड जनरेशन पे ही हैं। फोर्थ जनरेशन कुछ और है। वो उसमें ये है कि आप कंप्यूटर को बेसिकली थर्ड लैंग्वेज, मैं चलता हूँ आगे फिर बताता हूँ। प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के हिसाब से ही हम काम करें, ठीक है, इसी तरह से काम करें। हम थर्ड जनरेशन पे रुक गए हैं। मैं तुम्हें कहने ये लगा था कि एक्चुअली थर्ड जनरेशन तक ये हुआ है कि हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और कंप्यूटर वो हमारे गुलाम की तरह फॉलो करता है। अगर हम इंस्ट्रक्शन में ऊंच नीच करेंगे तो जो काम वो करेगा वो भी ऊंच नीच वाला ही होगा। वो डम है अभी तक थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में, उसमें खुद चीज़ें करने की सलाहियत नहीं है। फोर्थ जनरेशन में मोटिवेशन ये थी कि हम सिर्फ ये बताते हैं कि करना क्या है, उसको ये नहीं बताते कि कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पानी पीना है तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में पानी ऐसे पीऊंगा कि भाई, यार एक सेकंड होल्ड। हेलो। uh, 2 मिनट होल्ड करना, बस मुझे कॉल ले, 2 मिनट का।
अच्छा भाई, सॉरी। हाँ जी, तो हम थर्ड वर्सेस फोर्थ की बात कर रहे थे कि फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन इवन अब जो है, उसमें बेसिकली ये है कि हमें ये ना बताना पड़े कि करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थर्ड जनरेशन में हम कहते हैं कि पानी का ग्लास लाओ, तो वो हम ऐसे कहते हैं कंप्यूटर को कि उठो, दरवाज़ा खोलो, बाहर जाओ, 10 कदम चलो, राइट मुड़ो, पानी खोलो और पानी लेके आओ। ये इस तरह उसको एक एक स्टेप बताते हैं। ये थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग है जो आप सीखते हो बेसिकली एज अ प्रोग्रामर। फोर्थ फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग ये है कि हम उसको सिर्फ कहेंगे कि जा भाई पानी ला के दे, डन, खत्म। अब बाकी वो जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो करना कैसे है उसने वो काम, वो खुद जनरेट करेगा, कोड वो खुद जनरेट करेगा। ठीक है ना? तो इस तरफ अब हम बेसिकली जा रहे हैं। खैर, हमने ये नहीं पढ़ना, हमने प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स पढ़नी है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय जैसे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, डिफरेंट वेज, डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोग्रामिंग, कि किस तरीके से हम आजकल काम कर रहे हैं। अब इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल चलो स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इम्पेरेटिव पैराडाइम ये है जिसमें तो बेसिकली आप सीखते हो यार। इम्पेरेटिव पैराडाइम में आप एक एक इंस्ट्रक्शन देते हो, वो इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट करनी है ये बताते हो कंप्यूटर को, और कंप्यूटर सिंपली एक स्लेव है उसमें, जिसमें वो उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता जा रहा है। इसमें हर चीज़ आपकी डिफाइंड होनी चाहिए। पढ़ें। The imperative paradigm, also known as the procedural paradigm, represents the traditional approach of programming। एक तो पहली ये बात है कि ये वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है जो मैं और आप इस वक्त सीखेंगे या पिछले 40 साल से चल रही है। It is the paradigm on which Python या pseudocode are based. As the name suggests, imperative paradigms defines the programming process of a development to be a sequence of commands that, when followed, manipulate data to produce the desired result. ये basically definition। इंपेरेटिव पैराडाइम में आप एक एक इंस्ट्रक्शन हाथ से देते हो और सीपीयू सिंपली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके रिजल्ट निकालता है, दैट्स इट। उसमें ना तो कोई अकल होती है, ना उसको में कोई चेंजेस कर सकता है। और ये रियली वो प्रोग्रामिंग है जो हम सीखते हैं। हम इंस्ट्रक्शन सीखते हैं कि कैसे लिखनी है, सिंटेक्स क्या होएगा और वो इंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे। ठीक है ना? तो मतलब ये बेसिकली ये वाली साइड है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड इन एन एनवायरनमेंट इन विच द ह्यूमन मस्ट कंफॉर्म टू द मशीन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम मशीन की तरह से काम करते हैं। और ये बात तो डिफरेंट हो गई है। ये बात बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। ये बात ये हो गई है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि फोर्थ जनरेशन में होएगा क्या, कि वो हम बेसिकली बस ये बताएंगे कि करना क्या है, वो करेगा। ये कुछ लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं। तो इम्पेरेटिव पैराडाइम में इस वक्त जो मोस्ट फेमस है वो पाइथन है। ठीक है, सी प्लस प्लस है। मतलब सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ जाती है, लेकिन बहरहाल ये जो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस जितनी भी आपको आती हैं या जितनी भी आप सीखते हो ना, वो सब इम्पेरेटिव है। उनमें आप सिर्फ ये बताते हो कैसे करना है और वो फिर एक एक स्टेप बताते हो। अच्छा, कुछ और हैं, कुछ और टाइप्स हैं। अब ये सारी खोल के देखोगे तो कुछ समझ आएगी कि ये क्या है। डिक्लरेटिव, ये वो है जो फ्यूचर है, जिसके अभी फिलहाल एग्जांपल्स मेरे पास तो नहीं है। डिक्लरेटिव पैराडाइम, जिस वर्ड से याद रखना, तो याद क्या रखना है, you just declare what you need to do। You declare what you need to do। पानी लेके आओ, मुझे चांद पे ले जाओ। यू जस्ट डिक्लेयर, आप बता देते हो कि बस मुझे ये चाहिए, ये कर दो मेरे लिए। ये डेक्लरेटिव पैराडाइम है। ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं जो आ जाएंगी, डेफिनेटली आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इनके ऊपर, लेकिन फिलहाल हम ज़रा इनसे दूर हैं, और एज स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ही दूर हैं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई जाती है। बेसिक मोटिव इसको पढ़ लेना, मेरी
बेसिक बातें मैंने कर दी हैं इसके बारे में पहले ही, लेकिन इसकी बेसिक मोटिवेशन यही होगी कि आप प्रॉब्लम डिक्लेयर करोगे, सोल्यूशन वो खुद बनाएगा। ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये था कि ये हो क्यों नहीं सकता, कि इसके लिए हमें एक ग्लोबल एल्गोरिदम चाहिए। ये आफ्टर ऑल इस पर अगर 15 साल से काम हो रहा है और अभी तक हम डेक्लेरेटिव पैराडाइम में नहीं आ सके। वो क्यों नहीं आ सके? क्योंकि एक्चुअली यूजर कोई भी प्रॉब्लम दे सकता है उसको, कंप्यूटर को। वो कुछ भी कह सकता है कि मुझे चांद पे ले जाओ। तो किसी भी मसले को हल करने के एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाने, एक ग्लोबल एल्गोरिदम बनाना जरूरी था, जिस वजह से जिसकी बेस पे ये सक्सेसफुल होएगा। ये ग्लोबल एल्गोरिदम नहीं मिला। बहुत सारे रिसर्चर्स इसकी तलाश में रहे 60 से लेके अभी तक, अभी भी लगे हुए हैं। तो दिस टेक्स यू टुवर्ड्स द एआई, दिस टेक्स यू टुवर्ड्स द फ्यूचर, दिस इज फन। बहुत सारा काम होएगा इससे आगे, कंप्यूटर साइंस में आगे जाओगे तो। फिलहाल फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज अगेन एक कैटेगरी है, एक टेक्निक है। और इसकी बेसिक मोटिवेशन है कि तुम एक टास्क को सब डिवाइड करते हो। तुम बजाय इसके कि एक बड़ी प्रॉब्लम पकड़ के उसको इंपेरेटिव पैराडाइम में ले जाओ और उसकी ए से जेड तक उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखना शुरू कर दो, फंक्शनल पैराडाइम में तुम उस टास्क को तोड़ोगे छोटे टास्क में, प्रोग्राम द सब टास्क एंड जॉइन देम टुगेदर। बहुत मोटे मोटे लफ्जों में ये होएगा। इस मेरी बात की नहीं नहीं लगी। तो ये कुछ इस तरह से है कि मैंने ये छोटे छोटे से फंक्शंस बनाए हैं। ये भी मिड से पहले हमने किया था थोड़ा सा, अगर याद हो तो। यानी हर काम करने के लिए अलग-अलग फंक्शंस बनाते हो। अच्छा, फंक्शंस की जो ज़बान है वो इनपुट आउटपुट की ज़बान है। ईच फंक्शन या ईच टास्क हैज़ फिक्स्ड इनपुट्स एंड आउटपुट्स। हर टास्क को पता है कि मुझे क्या चाहिए और मतलब मुझे कंप्लीट होने के लिए क्या इनपुट चाहिए और मैंने क्या आउटपुट देनी है। अब ये टास्क जैसे फाइंड सम का टास्क है, इसको ओल्ड बैलेंस दे दो और क्रेडिट दे दो। ये उसकी इनपुट्स हो गई, ये सम फाइंड करेगा और एक आंसर निकालेगा। इसी तरह से ये एक आंसर निकाल लेगा। और फिर एक और फंक्शन है जो फाइंड डिफ करके एंड पे इवेंचुअली न्यू बैलेंस देगा। अब बजाय इसके कि तुम इनपुट से शुरू करके एक एक इंस्ट्रक्शन लिख के आउटपुट तक आओ, तुम करते ये हो कि जो तुम्हारा काम होता है, ये जो पूरा टास्क है, इसको तोड़ देते हो छोटे छोटे हिस्सों में। फाइंड डिफ, फाइंड सम, फाइंड मल्टीप्लिकेशन, जो भी है। और फिर उन अलग अलग हिस्सों पे काम करते हो। और जो तुम्हारी एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो एक फ्लो में आ जाती है खुद ब खुद के। वो एक फंक्शन से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे जाती है। ये फंक्शनल पैराडाइम है। ये कोई अलहदा नहीं है बिल्कुल ही दुनिया। मतलब ये यू कैन काइंड ऑफ कॉल इट द सेम एज इंपेरेटिव पैराडाइम, लेकिन टेक्निक फर्क है। और आखिरी इसमें होएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ख्याल है आखिरी। हाँ, आखिरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो सुनी होगी। पिछले 20 साल जो सबसे ज्यादा रही है वो यही रही है ना। तो ये सुनी होगी डेफिनेटली। तो मतलब इसके क्लासिक एग्जांपल सी प्लस प्लस हैं, सी शार्प हैं, जावा हैं। ये मतलब ज़्यादातर जो इस वक्त एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो इसी पैराडाइम पे खड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है क्या? इसमें है ये कि दिस ट्रीट्स एवरीथिंग एज ऑब्जेक्ट्स। हर चीज इस कॉन्स्ट्रक्ट में जाके एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगेन डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स। अब अगर एक एलएमएस का सॉफ्टवेयर है जो तुम यूज करते हो, फॉर एग्जांपल, बिल्कुल बिल्कुल एज एन एग्जांपल, ठीक है। एलएमएस में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? स्टूडेंट है, टीचर है, सब्जेक्ट है, असाइनमेंट है, फोन ना। ये सब ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट, एक्चुअली तो बात ये है कि जो जो एंटिटी इन्वॉल्व है उसको आप एक ऑब्जेक्ट कहते हो बस।
अब ऑब्जेक्ट कंपोज्ड होता है ऑफ टू थिंग्स, डेटा एंड मेथड्स। तो स्टूडेंट का डेटा, उसकी फॉर एग्जांपल आईडी है, उसका नेम है, उसका फादर नेम है, एनआईसी है, तो ये सारा डेटा है जो स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद उसके मेथड्स हैं। मेथड ये होता है कि स्टूडेंट कर क्या क्या सकता है। फॉर एग्जांपल वो लॉग इन कर सकता है एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल वो सबमिट असाइनमेंट कर सकता है, ठीक है? तो वो मार्क्स नहीं लगा सकता, तो मार्क्स मतलब मार्क्स लगाने, ऐड मार्क्स का मेथड जो है वो उसमें नहीं होएगा। फॉर एग्जांपल वो डाउनलोड रिजल्ट कर सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट क्या होता है कि उसके अंदर कुछ डेटा होता है, एक हर स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ डेटा होएगा, और उसके बाद मेथड्स, उसके एक्शंस होते हैं जो वो स्टूडेंट कर सकता है उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल टीचर के मेथड्स होंगे चेक एग्जाम, सेट क्विज, ठीक है? तो अगेन ये कोई एक दिन में नहीं हो जाना, आपने कुछ पता नहीं 2 साल तक इसको पढ़ते रहना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। लेकिन बेसिकली इस हिस्से में किताब के थोड़ा सा अपने दिमाग में ये क्लियर करो, 2 टॉपिक्स थे आज बेसिकली। पहला ये कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन में क्या फ़र्क है और फ्यूचर क्या है, और नंबर 2 ये कि इस वक्त करंटली जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स अवेलेबल है, जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जो मेथड्स अवेलेबल हैं, वो स्टार्ट तो आप इम्पेरेटिव से ही करते हो हमेशा, कि वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ बताई जो इम्पेरेटिव के अगेंस्ट आती है डेक्लरेटिव, जो फ्यूचर है, जिसमें हम बेसिकली डिक्लेयर करेंगे बस कि हमने करना है, होएगा खुद। फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो हैं जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे एज स्टूडेंट्स, सीखोगे। तो फंक्शनल की बेसिक मोटिवेशन है कि टास्क को तोड़ना है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेसिक मोटिवेशन है कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, और वहां से ये प्रोग्रामिंग करना शुरू करता है, वहां से ये सोचना शुरू करता है कि काम करना कैसे। तो भाई बस मैं रुकूंगा यहाँ पे। मैं एक्चुअली जाना भी यहीं तक चाहता था, क्योंकि ये अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और वो सारा। सैटरडे को है अगली क्लास, बस टाइम चेक कर लेना प्लीज़, और बस जो टाइम है उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।